चलो तो कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें कॉन्टिन्यूटी प्रूव करनी है। तो एग्जांपल नंबर 1 है, शो दैट द गिवन फंक्शन एफ एक्स एक्स कॉस 1 बाई एक्स सच दैट एक्स इज नॉन ज़ीरो and 0 for x equals to 0 is continuous for every real x। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, हमें प्रूव करनी है कॉन्टिन्यूटी। जो लिखा जाता है ना, जब प्रूफ करते हैं तब एक अलग सिनेरियो होता है, लेकिन जब एग्जाम्पल में प्रूफ करते हैं तब एक अलग सिनेरियो के हिसाब से चलते हैं हम। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, देखो वैसे तो हर जगह वैल्यू एग्जिस्ट कर ही रही है, प्रॉब्लमैटिक सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, कि वहाँ पे ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, बाकी के पे तो हमें पता ही है वैल्यू एग्जिस्ट करी जाएगी। ठीक है, तो हमें इसको पहले चेक करना पड़ेगा 0 पे। मेन समस्या किस पे है, 0 पे। जैसे ये 0 पे हो जाएगा, बाकी के पे कह देंगे कि हाँ भाई बाकी के पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या है, अगर तुम इसका ग्राफ बनाओ, ये जो cos 1 बाई एक्स होता है ना, ये 0 पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता। cos 1 बाई एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट 0, उसका इन्फिनिटी से लेना देना नहीं है, ये नॉन डिफाइन हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि cos के साथ कुछ हो जाएगा, बात समझ रहे हो। इसका नॉन डिफाइन हो जाना, इसका मतलब ये नहीं है कि cos की वैल्यू नॉन डिफाइन आ गई। cos तो हमेशा किसके बीच में रहता है, -1 से 1 के बीच में रहता है ना cos की वैल्यू, तो उसके अंदर तो हम कुछ भी लिखे वैल्यू तो आनी चाहिए। बात क्या होती है, बात होती है कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे 0 पे ब्रेक हो जाती है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड हमारी सेम नहीं आती। इसका अगर हम कंस्ट्रक्शन करना चाहें, cos 1 बाई एक्स को अगर देखें तो, अरे इसका ग्राफ देखते हैं पहले और उसके बाद विल सी क्या होता है। तो cos 1 बाई एक्स, और फिर हम ये देखेंगे कि x से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है। ठीक है, एक बार ये खुल जाए, चलो तो अब देखते हैं cos अरे ये क्या बन गया, ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। सो टेक अ लुक एट द ग्राफ। वैल्यूज तो वही -1 और 1 के बीच में ही फ्लक्चुएट कर रही हैं। अगर मैं इसको ऐसे जूम करूं, देखो वैल्यूज तो वही फ्लक्चुएट कर रही हैं, लेकिन ऑसिलेशंस बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। ठीक है, अभी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो क्या है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या है -1। इफ़ यू टेक अ लुक, देखो ये 1 और -1 तक जा रहा है, लेकिन अगर हम इसके अंदर चले, इसको काफ़ी ज़्यादा जूम इन करें, जूम इन करते रहे, तो ये दूर होने लग गए ग्राफ्स। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बनाता है, ये यहाँ पे वेव बनाने जाता है। इसका डिसकंटिन्यूटी का भी प्रूफ होता है कि प्रूव दैट cos 1 बाई एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट 1 बाई एक्स, उसको सीक्वेंस लेके प्रूव किया जाता है। बात समझ आई। इस ऐसे ग्राफ दिखेगा नहीं, ग्राफ पे तो ये दिख रहा है कि 0 के पास ये क्या हो रहा है, बिल्कुल डेंस हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, इसको देखो, अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो हमने देखा कि कुछ इस तरीके का ग्राफ हमें मिला कि यहाँ पे ये 1 है और ये -1 है, तो ये ऐसे करके यहाँ पे जो है फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1, इसके बीच में।
अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हमें दिख तो रहा नहीं है कि ये जीरो पे कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस है, ग्राफ से देखे तो महसूस तो ये होता कि इतना डेंस है तो ये डिसकॉन्टिन्यूस कैसे हो सकता है जीरो पे, लेकिन एक्चुअली ये डिसकॉन्टिन्यूस होता है जीरो पे। इसको प्रूव किया जाता है सीक्वेंस लेके, ठीक है। तो इसका अलग से प्रूफ होना तो चाहिए, वैसे तुम्हारे सिलेबस में पता नहीं दे नहीं रखा शायद, या पहले करवाया होगा कभी कॉन्टिन्यूटी में पढ़ाई होगी, तो वो सिंपल कैलकुलस जब पढ़ाई होगी ना तब करवाया होगा इसका ग्राफ, उसका प्रूफ। तो उसमें दो अलग अलग सीक्वेंसेस ले लेते हैं जिसपे हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट क्या आ जाती है, अलग अलग आ जाती है। अब देखो, अगर मैं इस ग्राफ को, अब ये ग्राफ क्या था, डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0 था, क्लियर। अब फंक्शन में क्या किया गया है, फंक्शन में इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया है cos 1 बाय एक्स के साथ। तो जैसे इसको cos 1 बाय एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, उससे एक ग्राफ क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। तो 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई करने से होता क्या है, पहले वो देखो। अब कि जब इसको 1 बाय एक्स से मल्टीप्लाई किया जाता है तो एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो यहां पे फंक्शन है, नाउ आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ एक्स इटसेल्फ। देखो समझ आया, डिजाइन चेंज हो गया पूरा, क्योंकि अब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज वैसी नहीं रही। देखो ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, 1 को क्रॉस कर गया। 1 को क्रॉस किस लिए कर गया, क्योंकि अब मैंने किससे मल्टीप्लाई करा है, एक्स से, और एक्स की वैल्यू तो कहीं भी जा सकती है। बात समझ आई, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ स्टूडेंट मस्ट नो द ग्राफ्स एज वेल, कि कौन सा ग्राफ कैसा है, और ये बहुत ही बेहतरीन ग्राफ है। देखो हो क्या रहा था, इस सिर्फ एक्स को लो, मान लिया मैं y इक्वल्स टू एक्स ले लेता हूं, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, सेम होगा, y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ ओरिजिन होगा, ओरिजिन नहीं होगा, ये लाइन होगी, ध्यान से देखो 45 डिग्री पे ये लाइन होगी। बात समझ आई। अब cos 1 बाय एक्स का ग्राफ कैसा था, वो तो इस तरीके से ऊपर नीचे होता है ना, लेकिन अब क्योंकि इनको मल्टीप्लाई मैंने कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करने से देखो क्या हुआ, मल्टीप्लाई करने से पूरा ग्राफ चेंज हो गया। यहां पे ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये इस तरीके का पैटर्न था, क्लियर। यहां पे x इक्वल्स टू 0 पे क्या हुआ है, क्योंकि जैसे ही मैंने 0 पुट किया, इसकी वैल्यू cos की वैल्यू देखो, cos 1 बाय एक्स, x 0 है, तो cos के अंदर 1 बाय एक्स है, नॉन डिफाइन है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि cos पे एक बाउंडेशन लगी हुई है कि cos की वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी, या उसके बीच में कोई नंबर होगा। बात समझ आई। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वैल्यू तो कुछ ना कुछ फाइनाइट ही होगी ना, 1 से -1 के बीच में। इसका मतलब x की वैल्यू x से मल्टीप्लाई करने से ये ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, क्या आई वैल्यू, x इक्वल्स टू 0 पुट करा मैंने इसको x इंटू cos 1 बाय एक्स में, तो वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। इस x ने क्या बना दिया, 0, क्योंकि हम यहां पे थोड़ा सा समझने की बात है, क्योंकि हम 0 इंटू सम नंबर कर रहे हैं बिटवीन -1 to 1। लेकिन बच्चे क्या सोचते हैं कि यहां पे ये नॉन डिफाइन है तो वैल्यू नॉन डिफाइन है, ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी नहीं है। आई गेटिंग इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये इन्फिनिटी नहीं है, क्योंकि cos के ऊपर बाउंडेशन होती है कि वो 1 से -1 के बीच में ही रहता है, तो है तो ये एक नंबर ही 1 से -1 के बीच का। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि जब हम लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो लिमिट अलग आती है, और राइट साइड से अप्रोच करते हैं तो 0 पे लिमिट अलग आती है। और जैसे ही मैंने x से मल्टीप्लाई किया, दोनों फाइनाइट लिमिट्स थी, दोनों 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन गई, 0 बन गई। बात समझ आया। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जबकि cos 1 बाय एक्स क्या है, डिसकॉन्टिन्यूस है। आई होप ग्राफ्स क्लियर है, सारा समझ आ गया। तो अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन कैसे करें। नहीं, अगर RHS LHS से करना ही होता तो ग्रेजुएशन ही क्यों करी, वो तो 12th में ही कर लेते, 12th में भी तो वही कर रहे थे ना, LHS RHS। इट नो मोर वर्क्स नाउ, क्योंकि अब जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है,
mod f x minus f a it should be x minus a should be less than delta. होगी ना याद? तो अगर LHS RHS करना होता तो इस डेफिनेशन का क्या फायदा? तो एक्चुअली वी विल यूज दिस डेफिनेशन. अब देखो कहा क्या जाता है, कहा ये जाता है फॉर एवरी गिवन एप्सिलॉन, गिवन लिख लेते हैं, गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod of fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. बहुत ही गंदी राइटिंग लिख दी. चलिए, तो कहा तो ये जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने लगते हैं ना तो हमारा थिंकिंग लेवल अलग तरीके से काम करेगा, हम अलग तरीके से सोचेंगे. क्वेश्चन का टारगेट मैं तुम्हें एक लाइन में समझा देता हूं. क्वेश्चन का टारगेट क्या होगा? 90% of the questions will be solved by this method, that you will start with fx minus fa less than epsilon. जबकि ये प्रूव करना होता है, गेटिंग इट, कि कोई भी अगर एप्सिलॉन हमें मिल जाएगा तो डेल्टा एग्जिस्ट करेगा. 90% ऑफ द क्वेश्चन विल बी सॉल्व लाइक दिस, कि तुम fx minus fa less than epsilon लेके चलोगे फॉर सम गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एंड एनी हाउ कुछ ना कुछ कर करा के you will end up getting x minus a in terms of epsilon that you will state as delta. क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? फॉर अ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट मतलब अगर एप्सिलॉन गिवन है तो डेल्टा एग्जिस्ट करेगा. तो तुम्हें वो डेल्टा ढूंढ के दिखाना है. एक्चुअली बात समझ आ गई? ठीक है. और इस दौरान हम मतलब खूब लिबर्टी यूज करेंगे, बे इंतहा लिबर्टी यूज करेंगे. मतलब कहीं पे कुछ भी पुट कर देंगे, जहां मन करेगा इसको तो ये ले लेते हैं, इसको ये मान लेते हैं. इस तरीके से होता है ये. ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी बातें हाँकेंगे, ये तो छोटी चीज़ है, ये वैल्यू पुट कर लेते हैं इसकी जगह. ठीक है, मतलब जहाँ पे भी हमें पता होगा ना कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो ये पुट कर दो, हमारा क्या जा रहा है. क्यों? क्योंकि वैसे भी हमें जो प्रूव करना है वो ये है कि x माइनस ए लेस देन डेल्टा. हमें कोई इक्वेशन तो बनानी नहीं है, इनइक्वालिटी बनानी है. तो इनइक्वालिटी में हमारे पास खूब लिबर्टी होती है कि तुम्हें जहाँ पे भी लगे, सहूलियत लगे, वहीं पे मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दो. उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि इनइक्वालिटी बनी रह जाएगी. आई गेटिंग इट? क्लियर? चलिए, अब जैसे मैं इसी चीज को कहूं कि मॉड ऑफ x माइनस ए. ठीक है, अब इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी. बात समझ आई? तो यही तो लिबर्टी है. जब मेरे को पता है कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी तो मैं वो कह सकता हूं ना, मैं उसको यूज कर सकता हूं. और मान लिया मैं ये कह दूं कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है ना 1 या 2 से कम है, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ बिल्कुल ये 5 से तो कम होगा ही होगा, क्योंकि नेबरहुड इतना बड़ा तो लेते ही नहीं है. समझ रहे हो? तो हम काफी ज्यादा आर्बिट्रेरी चीजें यूज करेंगे. तो पहला स्टेप क्या है? यू विल स्टार्ट विद, फ्रॉम व्हाट यू विल स्टार्ट? Exactly, you will start with fx minus fa less than epsilon, and anyhow you will conclude with x minus a in terms of epsilon that you will choose as your delta. Clear है? मैं एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसके बाद you will be able to solve 90% of the question. ठीक है, चलिए तो यही ले लेते हैं. मान लिया कंसिडर fx minus f0, क्योंकि यहाँ पे हम किसके अबाउट कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं? 0 के अबाउट. मतलब जो a होता है हमारा उसकी वैल्यू क्या है? 0. बात समझ आई? इसको ना मानो, इसको मान लो, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है? fx माइनस fa, और मैं कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट के अराउंड चेक कर रहा हूँ? 0 के अराउंड. क्लियर? तो a शुड बी इक्वल्स टू 0. अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो fx की वैल्यू क्या है? fx की वैल्यू तो x cos 1 by x है, और 0 पे इसकी वैल्यू क्या है? फंक्शन की डेफिनेशन ही कह रही थी 0 है. क्यों? फंक्शन कैसे डिफाइन था? fx इक्वल एग्जैक्टली x cos 1 by x for x नॉन जीरो एंड 0 for x इक्वल्स टू 0. इजंट इट? क्लियर है? चलो, तो बेसिकली क्या ये 0 लिखने की जरूरत है? मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x cos 1 by x. इज इट क्लियर? या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि fx माइनस f0 इज लेस देन mod x. अब इस चीज को बताओ, मैंने इस चीज को कैसे लिखा? यही तो लिबर्टी वाली कहानी है. मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, mod x टाइम्स cos ऑफ 1 by x. इजंट इट? जैसे ही मैंने इसको अलग अलग कर लिया, कोई बात नहीं, दो चीजें मल्टीप्लाई में मोड लगा के मल्टीप्लाई कर दी तो कोई हमें उससे बड़ा इशू हो नहीं रहा है एक्चुअली.
लेकिन अब अगर हम देखें तो इस मॉड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? कोस कितना भी आंगा लगा ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी छटपटा ले, मैक्सिमम वैल्यू अटेन जो कर पाएगा वो क्या होगी? 1। मैं उसी को ही ले लेता हूं कि मान लिया x पे कॉस की वैल्यू क्या आ जाती है? मैक्सिमम। अब कॉस की वैल्यू अपनी मैक्सिमम पे चलेगी तो ऑब्वियस सी बात है ये इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। fx माइनस f0 इज लेस देन एप्सिलॉन। तो अब अगर हम डेफिनेशन लगाएं कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 we must have fx minus f0 less than epsilon whenever mod x less than epsilon। एक सेकेंड, हाँ समझ आया? क्योंकि x माइनस ए लेस देन क्या होता है? डेल्टा, लेकिन ए क्या लेके चल रही हो? 0, तो ये क्या पुट हो जाएगा? x ही तो बन जाएगा ना। अब देखो इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश होगी क्योंकि मैंने डेल्टा को क्या बनाया है? ये एप्सिलॉन ही चूज किया है। और मैंने क्या प्रूव किया है ऊपर यहाँ पे इस वाले स्टेप में? क्या प्रूव किया है कि fx माइनस f0 किससे छोटा है? मोड x से। और मैंने मोड x को किससे छोटा ले लिया? एप्सिलॉन से। तो बेसिकली मेरा जो डेल्टा है वो किसके इक्वल हो गया? एप्सिलॉन के इक्वल ले लिया ना मैंने चूज इस तरीके से कर लिया अपना डेल्टा कि वो क्या आ गया? एप्सिलॉन के इक्वल ले लिया। उससे मेरे को क्या हुआ कि मेरा मोड x किससे छोटा बन गया? एप्सिलॉन से छोटा बन गया। और fx माइनस f0 किससे छोटा मैंने प्रूव कर रखा है? मोड x से। वो किससे छोटा है? एप्सिलॉन से। तो ये बन गया ना एप्सिलॉन से छोटा। अल्टीमेटली बात खत्म होगी, हमें डेल्टा मिल गया। डेल्टा वही हो जाएगा जो एप्सिलॉन होगा। तो दिस एस्टैब्लिश द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। मतलब ये फंक्शन 0 पे क्या है? कॉन्टिन्यूस। बाकी के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा अपने आप? कॉन्टिन्यूस। वो तुम अपने 12th वाले मेथड से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 1/x क्या होता है? कॉन्टिन्यूस होता है x नॉन जीरो के लिए, क्योंकि 0 का तो बात कर ली ना हमने। अब cos x क्या होता है? वो भी कॉन्टिन्यूस होता है cos x। तो अगर इनको कंपोज कर दे, एक को gx मान लूँ, एक को hx मान लूँ, तो दो अगर का फंक्शन है उनका कंपोजिशन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। सॉरी, h ऑफ gx लिखा जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली इनके कंपोजिशन से बनेगा क्या? cos 1/x फॉर x नॉन जीरो। तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या होगा वहाँ पे? कॉन्टिन्यूस। इज दिस क्लियर? चलिए लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, सिमिलर वन। It says that prove the continuity of the function x square times cos 1/x। oh सॉरी, यहाँ पे तो इक्वल टू 0 आएगा। x इक्वल्स टू 0। तो आई एम श्योर इट्स वेरी इजी। किससे स्टार्ट करेंगे? fx माइनस fa से। वो किसके इक्वल हो जाएगा? एक। पहले तो किस पे चेक करेंगे? a इक्वल्स टू 0 पे। तो यहाँ पे a की बजाय क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो fx की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर cos 1/x माइनस 0 पे वैल्यू क्या दे रखी है फंक्शन की? 0 दे रखी है। तो ये क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ x स्क्वायर cos 1/x। दैट कैन बी फर्दर कन्वर्टेड टू, बट cos 1/x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1। सो आई कैन डेफिनेटली राइट दैट fx माइनस f0 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। मॉड एक्स स्क्वायर लिखें या एक्स स्क्वायर का मॉड लिखें, दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड। सो अब हेंस अगर हमें fx माइनस f0 किससे छोटा चाहिए है? एप्सिलॉन से छोटा। जब भी x माइनस 0 किससे छोटा हो? डेल्टा से छोटा हो। ये एस्टैब्लिश करना है ना, ये डेल्टा ढूंढना है। तो बेसिकली क्या करो, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ। मेरे को ये किससे छोटा चाहिए? ये किससे छोटा चाहिए? ये जो है एप्सिलॉन से छोटा चाहिए ना। और ये एक्चुअली किससे छोटा आ रहा है? fx माइनस f0 से छोटा आ रहा है। तो बेसिकली अगर मैं इस लिहाज से सोचूं तो बेसिकली x किससे छोटा होना चाहिए? अंडर रूट एप्सिलॉन से। तो मॉड x माइनस 0 शुड बी लेस देन अंडर रूट एप्सिलॉन। जैसे ही मैं ये चूज करूंगा ऑटोमेटिकली ये वाली इनइक्वालिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी। क्यों? क्योंकि fx माइनस f0 तो किससे छोटा हो जाएगा? मोड एक्स स्क्वायर से। और मोड एक्स स्क्वायर किससे छोटा हो गया? एप्सिलॉन से। या दूसरे शब्दों में कहें कि अगर ये किससे छोटा है? x से छोटा है, तो ये किससे छोटा हो जाएगा? अंडर रूट एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा। बात समझ आई? एक्चुअली x को यूज नहीं करेंगे। एग्जैक्टली
हाँ समझ आया। तो बेसिकली मेरे को डेल्टा मिल गया। डेल्टा क्या है? अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन है। यही तो कहा जाता है फॉर अ गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा। तो डेल्टा ढूंढना तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है, और उसके लिए तुम्हें कौन हेल्प करता है? एफ एक्स माइनस एफ जीरो लेस देन एप्सिलॉन। इज दिस क्लियर? ओके चलिए नेक्स्ट, यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा कंडीशन प्रूव दैट cos स्क्वायर एक्स इज अ continuous function. Obviously बात है, विल स्टार्ट विद एफ एक्स माइनस एफ जीरो, दैट कैन बी सीन एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर जीरो। सॉरी जीरो पे नहीं चेक करना है, आर्बिट्रेरी चेक करना है, तो यहाँ पे cos स्क्वायर ए लिखना पड़ेगा। जीरो पे नहीं कहा उसने, आर्बिट्रेरी कहा है कि कॉन्टिन्यूस है। तो बेसिकली यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अरे cos स्क्वायर से साइन स्क्वायर में आ गए ना, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस था तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, दिस कैन बी सीन एज, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्री का, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी सीन एज साइन ऑफ एक्स प्लस ए टाइम्स साइन ऑफ एक्स माइनस ए। क्लियर? अब देखो हमें कहाँ पहुँचना है, हम स्टार्ट कहाँ से होते हैं? एफ एक्स माइनस एफ ए से स्टार्ट कहाँ से होते, और पहुँचना कहाँ है? एक्स माइनस ए पे। यही इसी पे तो डेल्टा आएगा ना। तो बेसिकली मैं इस वाली का क्या कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा? मैक्सिमाइज। कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो मैं इसको छोड़ ही दूंगा, मैं सिर्फ किसको कंसीडर करूंगा? एक्स। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, साथ में तुम्हें यही तो लिखना है कि साइन ऑफ एक्स प्लस ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, तो आई एम यूजिंग 1। समझ रहे हो? यही तो लिखना है कि बस इसकी, अरे इडियट, अगर x माइनस ए को गायब कर देगी तो तेरा आगे क्या चलेगा? इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, ठीक है। अभी जो मैंने कहा है केवल उतना याद करो, ठीक है। रट्टे मारो बेसिकली, ठीक है। व्हाट आई मीन टू से मैं समझा बाद में देता हूं, पहले ये देखो कि अब एक और इनइक्वालिटी आती है, ये फिजिक्स में यूज होती है कि यूजुअली साइन एक्स छोटा होता है किससे? एक्स से, फॉर स्मॉलर एंगल्स। ऐसा होता है, ठीक है। ये प्रूफ भी किया जाता है, कल इसका प्रूफ करके आना है कि साइन एक्स छोटा होता है एक्स से, और ये फर्दर छोटा होता है 10x से। ये पूरी इनइक्वालिटी का प्रूफ है, ठीक है। यू हैव टू प्रूव दिस। तो इस बेसिस पे मैं इस साइन एक्स माइनस ए की बजाय क्या लिख सकता हूँ, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ? इनइक्वालिटी। यहाँ पे भी इनइक्वालिटी आ जाएगी क्योंकि मैंने इसको मैक्सिमाइज कर लिया ना, तो इनइक्वालिटी आ जाएगी यहाँ पे भी। बात समझ आई? तो ये क्या आ गया? एक्स माइनस ए। तो बेसिकली एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एक्स माइनस ए। तो मेरे को अगर इसको एप्सिलॉन से छोटा लिख दूं मैं, तो बेसिकली बन गया ना, क्योंकि एफ एक्स माइनस एफ ए किससे छोटा आ गया? एक्स माइनस ए से। तो मेरे को क्या चाहिए? मेरे को तो एप्सिलॉन चाहिए। तो मैं इसको ही क्या ले लेता हूँ? एप्सिलॉन और डेल्टा को इक्वल ले लेता हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं एप्सिलॉन पुट करूंगा, इसको हटा के अगर देखें तो एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर दिस इज लेस देन डेल्टा। क्या है? वही एप्सिलॉन जो है। तो बेसिकली एप्सिलॉन शुड बी चूजन एज डेल्टा। क्लियर है? मिल गया मेरे को डेल्टा। डेल्टा एप्सिलॉन के इक्वल ले लो, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि अगर हम x प्लस ए को चूज करते, मान लिया मैं इसको चूज कर लेता, इसको मैक्सिमाइज कर देता, तो यहाँ पे क्या आता? x प्लस ए। लेकिन क्या x प्लस ए के लिए मेरे को डेल्टा ढूंढना होता है? मेरे को डेल्टा किसके लिए चाहिए होता है? एग्जैक्टली इसीलिए मैंने किसको एलिमिनेट किया? x प्लस ए को। दैट इज द रीजन वाई वी एलिमिनेटेड x प्लस ए एंड नॉट x माइनस ए, बिकॉज x माइनस ए का ही तो रिलेशन एस्टैब्लिश करना है डेल्टा के साथ, इजंट इट? नाउ क्लियर? चलिए, इट्स वेरी इजी। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल बी एबल टू डू। कुछ एक क्वेश्चन में लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट से कर रखा है, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ देम। मैं एक जो है एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ तुम्हें, एक दो क्वेश्चन। बेसिकली दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे आर वेरी पॉपुलर फंक्शंस, तो ओनली दैट विल डू। चलिए, सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज डिरिचले फंक्शन। कई लोग इसको डिरिचलेट भी बोलते हैं, बट हाउ यू वांट टू प्रोनाउंस। यूजुअली इसको डिरिचले फंक्शंस बोला जाता है। डिरिचले वाज द मैथमेटिशियन, ठीक है। चलिए, तो इसने बहुत ही क्लासिक फंक्शन बना रखा है, एक ऐसा फंक्शन जो हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है।
अरे कॉन्टिन्यूअस होता तो फिर तो बात ही क्या थी। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर पॉइंट पे ही डिसकंटिन्यूअस है। हाँ, यही तो इसने बनाया। देखो, जो रियल नंबर्स हमारे पास होते हैं उसको हम यूजुअली दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, या तो वो रैशनल होंगे या वो इरेशनल होंगे। इसने क्या करा, इसने एक फंक्शन बनाया एफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड -1, 1 व्हेन एक्स इज रैशनल एंड -1 व्हेन एक्स इज इरेशनल। अब इससे हुआ क्या, इससे बड़ी खतरनाक सी चीज हुई। इससे ये हुआ कि अगर मैं पूरी रियल लाइन ना लेके बहुत छोटा सा पार्ट ले लूं, मैं केवल और केवल 0 से 1 के बीच में ले लूं, ठीक है। अब 0 से 1 के बीच में बहुत सारे रैशनल और इरेशनल होंगे। या तो कोई नंबर क्या होगा, रैशनल, या उसके बीच में नंबर कोई क्या होगा, इरेशनल। जैसे इरेशनल आएगा डॉट कहां लगेगी, रैशनल पे, 1 पे। जैसे इरेशनल आएगा डॉट कहां लगेगी। तो इस तरीके से यू विल बी सीइंग प्लेंटी ऑफ डॉट्स ओनली। क्यों? क्योंकि एक और थ्योरम होती है, जो थ्योरम बेसिकली ये कहती है कि हर दो रैशनल नंबर के बीच में एक इरेशनल नंबर होगा और हर दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर होगा। तो बेसिकली अगर पहली डॉट -1 पे लगी है तो दूसरी डॉट -1 पे लग ही नहीं सकती, क्योंकि दो इरेशनल के बीच में एक रैशनल होगा, तो दूसरी डॉट कहां चली जाएगी, 1 पे। तो बेसिकली दिस इज दैट क्लासिक फंक्शन। क्लियर? चलिए अब लेकिन हमें तो क्या प्रूव करना है इसको, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने का जो है एक अच्छा तरीका है सीक्वेंस वाइज लेके, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इफ a इज एन इरेशनल नंबर देन f इज 1। केस 1 ले लेते हैं। नाउ इफ a इज रैशनल तो ऑब्वियस सी बात है f ऑफ a क्या होगा, 1 होगा। नाउ एवरी नेबरहुड ऑफ a कंटेन्स इनफाइनाइट मैनी इरेशनल नंबर होंगे। मान लिया, जैसे मान लिया ये a है, ये एक a मेरे को पता है कि a क्या है, रैशनल है। तो इसका मतलब इस पे फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है, 1। लेकिन अगर मैं इसका डेल्टा नेबरहुड बनाऊं, a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, तो इसमें तो इनफाइनाइटली मैनी क्या होंगे, इरेशनल्स होंगे। इज इट क्लियर? चलो, तो देयरफॉर अब मैं इस डेल्टा को क्या ले लेता हूँ, बहुत छोटा ले लेता हूँ, 1/n ले लेता हूँ, a माइनस 1/n, a प्लस 1/n, ठीक है। काफ़ी बड़ा सा वो ले लिया ना मैंने, n की वैल्यू बड़ी ले लेंगे तो छोटा नेबर उड़ाएगा बहुत ही, बात समझ आई। लेकिन उसके अंदर भी क्या होंगे, बहुत सारे इरेशनल होंगे। नाउ इज अ नेबरहुड ऑफ a कंटेन्स इरेशनल नंबर्स a n। इसके अंदर क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स होंगे। उन सभी इरेशनल नंबर्स का उठा के क्या बना लो, एक सीक्वेंस। अब वो इसके नेबरहुड में है, a के नेबरहुड में है, तो उसका क्या बना लिया मैंने, एक सीक्वेंस। ये सीक्वेंस किस तरफ कन्वर्ज करेगा, a की तरफ कन्वर्ज करेगा। ये सीक्वेंस a की तरफ क्यों कन्वर्ज कर रहा है, इस बात को देखो। अब ये बात समझना बहुत जरूरी है कि सीक्वेंस a की तरफ क्यों जा रहा है। ओ भाई, ऐसे अच्छा लग रहा है, तो ऐसे पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए, तो ये सीक्वेंस a की तरफ क्यों अप्रोच कर रहा है, इट्स समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। काफ़ी बड़ी सी लाइन लगा लेते हैं, ये है मेरा a। अब गौर से देखो, मैंने जो डेल्टा डिफाइन किया है वो है 1/n, इजंट इट। मतलब n इक्वल्स टू 1 के लिए मैं कहां पे हूं, a माइनस 1। अगर ये 2 है तो मैं यहां पे कहां पे हूं, 1 पे, और मैं यहां पे कहां पे हूं, 3 पे। तो मैं इसके बीच में से कोई भी एक टर्म चूज कर सकता हूं। मान लिया मैंने चूज कर ली 4 3 2 लाइक दिस, इरेशनल नंबर चूज कर लिया ना मैंने, यहां पे हो गया, समझ आया। फर्स्ट टर्म चूज कर ली मैंने। फिर मैंने क्या किया, n की वैल्यू को 2 सेट किया। n की वैल्यू को जैसे ही 2 सेट किया गया, a माइनस 1/2, मतलब 2 माइनस 1/2, मैं यहां आ गया, मेरा नेबरहुड छोटा हो गया। अब इस नेबरहुड में से मैंने क्या चूज कर लिया, एक a2 चूज कर लिया, बात समझ आई। n इक्वल्स टू 3 के लिए मेरा नेबरहुड और छोटा हो गया, क्योंकि a माइनस 1/3 यहां तक होगा और a प्लस 1/3 यहां तक होगा। मैंने इसमें से एक टर्म चूज कर ली, इरेशनल नंबर तो होगा ही ना इसमें भी, उसमें से एक इरेशनल नंबर चूज कर लिया जिसका नाम दे दिया a3। n/4 यहाँ होगा, n/5 यहाँ होगा। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे जैसे n की वैल्यू कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो मेरा सीक्वेंस किसके पास पहुंचता जा रहा है,
ए के पास क्यों? क्योंकि उसके पास बाहर जाने की जगह नहीं है, वो अंदर बिछता जा रहा है, क्योंकि मेरे को जो टर्म चूज करनी है वो उसके नेबरहुड में से चूज करनी है, और नेबरहुड को मैं धीरे धीरे क्या करता जा रहा हूँ, छोटा करता जा रहा हूँ। तो इस हिसाब से जब n क्या हो जाएगा, मान लिया n बहुत बड़ा हो गया, n हो गया समथिंग लाइक 1 करोड़। अब 1/1 करोड़ मतलब बहुत छोटा हो गया, ए का बहुत छोटा नेबरहुड, इतनी पास से मेरे को अब एक टर्म चूज करनी है सीक्वेंस के लिए, जो क्या होगी, इरेशनल। नो डाउट एग्जिस्ट करेगा इरेशनल, वहां पे होगा इरेशनल, तो होगा ही होगा। उस इरेशनल को मान लिया मेरी ए 1 करोड़ टर्म आ गई, मतलब जैसे मैं सीक्वेंस की टर्म लिख रहा हूं ना, तो A1CR टर्म मेरी आई। लेकिन अब ये टर्म देखो ये कितनी पास है ए के, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये जो सीक्वेंस मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं किस पे जा रहा है, ए पे। लेकिन यहां पे ध्यान दो, मैंने सीक्वेंस की सारी टर्म्स कैसे चूज करी हैं, सीक्वेंस की सभी टर्म्स इरेशनल चूज करी गई हैं। ये एक ऐसा सीक्वेंस बना है जिसकी सभी टर्म्स क्या है, इरेशनल। लेकिन ये सीक्वेंस कन्वर्ज कहां पे कर रहा है, एक रैशनल नंबर पे, क्योंकि ए को क्या चूज किया गया है, रैशनल नंबर। अब ध्यान दो, ए एन किस पे कन्वर्ज करता है, ए पे। तो कॉन्टिन्यूटी ये कहती है कि एफ ए एन कहां कन्वर्ज करना चाहिए, एफ ए पे। अब गौर से देखो, एफ ए एन क्या है, -1, क्योंकि हर एक टर्म क्या है, इरेशनल, और इरेशनल पे फंक्शन का वैल्यू देगा -1। तो बेसिकली ये क्या आएगी, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, -1। लेकिन एफ ए क्या है, 1। तो बेसिकली दिस इज नॉट कन्वर्जिंग, मतलब मेरे को एक ऐसा सीक्वेंस मिल गया जो ए पे कन्वर्ज कर रहा है। एक्स एन इज गोइंग टू ए बट एफ एक्स एन इज नॉट गोइंग टू एफ ए, इजंट इट। एक्स एन इरेशनल टर्म्स का सीक्वेंस है जो कन्वर्ज कर रहा है ए पे। मैंने कन्वर्जेंस ऊपर दिखा दिया क्योंकि नेबरहुड छोटा होता जा रहा है, समझ रहे हो। सो दिस इज विजुअलाइजेशन। नाउ एफ एक्स एन, एफ ए एन कह सकते हो, इज नॉट गोइंग टू एफ ए एक्चुअली, हैंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एवरी ए, क्योंकि मैंने ए क्या चूज किया था, आर्बिट्रेरी। आई गेटिंग इट। तो मैं ऐसे ही जब इरेशनल पॉइंट चूज कर लूंगा तो मैं सीक्वेंस कौन सा बना लूंगा, रैशनल का सीक्वेंस बना लूंगा, और रैशनल के सीक्वेंस को किस पे कन्वर्ट करवा दूंगा, सेम तरीके से इरेशनल पे। लेकिन फिर जब मैं फंक्शन लगाऊंगा तो क्योंकि सीक्वेंस किसका है, रैशनल्स का है, वो तो 1 देगा, और लिमिट क्या है, इरेशनल है, तो -1 देगी। तो बेसिकली अगेन एफ ए एन विल नॉट गो टू एफ ए। क्लियर है? विल यू बी एबल टू डू दिस? It's such a kind of function that is discontinuous at every point. अरे 1 और -1 की जगह 2 और -2 ले लो। तो यूनिकनेस नहीं है कि ये इकलौता ऐसा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैं 2 और -2 ले लूंगा तो भी तो सेम ही चीज हो रही है, इजंट इट। वो भी तो एक नया फंक्शन है, लेकिन उसकी फाउंडेशन इससे ही आएगी, इसीलिए इट्स अ वेरी पॉपुलर फंक्शन। चलिए, देयर इज अनदर फंक्शन, वी आर गोइंग टू डू दैट ओनली। This will finish all the examples of this exercise, so you will be doing this exercise, okay? चलिए, so उसके बाद we will study uniform continuity and its example. So uniform continuity में, अच्छा, जो मैं कह रहा था cos 1/x sin 1/x, उसको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में प्रूव किया गया है कि ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है 0 पे। अच्छा ना, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के लिए कहा गया है, 0 वाला नहीं कह रखा। चलिए, तो नेक्स्ट फंक्शन इज ऑलमोस्ट द सेम। fx is taken as x and 1 minus x, but if x is rational, here it says that x is irrational. You have to prove so that the function defined by this is continuous only at x equals to 1/2. 1/2 पे कुछ खास हो रहा है। 1/2 पे खास क्या हो रहा है कि इरेशनल की वैल्यू भी 1/2 आ रही है और रैशनल की वैल्यू भी, हाँ। तो बेसिकली 1/2 पे खास क्या हो रहा है कि तुम रैशनल चूज कर रहे हो, इरेशनल चूज कर रहे हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आंसर सेम आ रहा है। क्लियर? दैट्स वाई, क्योंकि लिमिट कन्वर्ज कर गई ना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अगर उस तरीके से देखे तो। सो दैट्स वाई। तो अगर मैं कोई भी पॉइंट अदर देन 1/2 ले लूँ तो उसके लिए मैं क्या प्रूव कर सकता हूँ?
डिसकंटिन्यूटी प्रूव कर सकता हूँ बाय द सेम मेथड के एक सीक्वेंस बना लेंगे, ठीक है, और सीक्वेंस कैसे चूज कर लेंगे, एक नहीं, एक पॉइंट पे प्रूफ डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर देना डजंट मीन कि वो जो है सब पे हो गया, तुम्हें ए लेके ही करना पड़ेगा, बात समझ आई, ए लेके ही करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें आर्बिट्ररी पॉइंट पे दिखाना है, ठीक है। तो कोई भी एक सीक्वेंस बनाना पड़ेगा तुम्हें जो कि बेसिकली डेल्टा नेबरहुड में होगा, और डेल्टा कैसे चूज करेंगे, ए का a माइनस वन बाई एन ए प्लस वन बाई एन, मतलब लॉजिक सेम है, यू विल बी एबल टू डू, आई एम श्योर। तो बेसिकली सीक्वेंस हम दिखा देंगे और सीक्वेंस दिखा देंगे कि सीक्वेंस तो कन्वर्ज कर रहा है ए पे, लेकिन फंक्शन लगाने के बाद वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है। जबकि 1/2 पे क्या होगा कि 1/2 पे तुम सीक्वेंस कोई सा भी चूज करो, तुम इरेशनल का सीक्वेंस चूज कर लो या रैशनल का सीक्वेंस चूज कर लो, आंसर दोनों क्या दे रहे हैं, 1/2 ही दे रहे हैं, बात समझ आई। क्योंकि मान लिया मैंने ये इरेशनल का सीक्वेंस चूज किया और इसको किस पे कन्वर्ज करवा दिया, रैशनल पे, बेसिकली ये सीक्वेंस कन्वर्ज किया मैंने, इसको किस पे कन्वर्ज करवा दिया, 1/2 पे कन्वर्ज करवा दिया। तो f ऑफ 1/2 क्या होगा, 1/2 क्या है, एक रैशनल है तो आंसर क्या आएगा 1/2। ये सारे क्या है, इरेशनल है, लेकिन इरेशनल होने के बाद भी 1/2 के पास जा रहे हैं, तो बेसिकली ये भी वैल्यू कहाँ पहुंच रही होगी, इनकी फंक्शन की वैल्यू, इरेशनल होने के बावजूद ये अप्रोच तो 1/2 को ही कर रहे हैं ना, तो इनकी भी वैल्यू क्या आ रही होगी, 1/2 सेम आ रहा होगा, क्लियर। तो यू जस्ट हैव टू प्रूव दैट फॉर 1/2 इट्स डिफरेंट। तो बेसिकली 1/2 के लिए तुम क्या प्रूव करोगे, वैसे ही प्रूव करोगे जैसे ट्रेडिशनल मेथड है कि fx माइनस f ऑफ 1/2 ले लोगे, fx माइनस fa, ठीक है, और फिर इसको करते करते x माइनस 1/2 लेस देन डेल्टा ढूंढ के दिखा दोगे, फॉर विच द एप्सिलॉन ऑल्सो सेटिस्फाई, क्लियर। उसके लिए यू विल बी एबल टू डू इट, आई थिंक हो जाएगा ही। चलो, सो यू हैव टू परफॉर्म दिस, नहीं होता है तो आई विल डिस्कस, अदरवाइज यू कैन डू इट।